Okay, in class 11, it is a very important topic, lock and key hypothesis for class 11th student. क्लास 11th के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्या, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बट यहाँ पर अगर बात करें क्लास 12 की, क्लास 12 में क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्लास 12 के केमिस्ट्री में भी ना लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिया हुआ है। तो अब देखिए अब लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होता है, तो जरा इस बात को समझते हैं, मिस्टर मेरी बात को सुनेंगे। जैसे हर एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होता है और उस ताले को खोलने के लिए उसी चाबी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई दूसरा चाबी इस्तेमाल करें उस ताले पे तो वो चाबी ताले में फंस जाएगा, और अगर हम ज़बरदस्ती घुमाने की कोशिश करें तो कुछ नहीं होगा और चाबी टूट भी सकता है और ताला भी बर्बाद हो जाएगा, चाबी भी बर्बाद होगा। इट मीन्स ताला और चाबी दोनों अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट का मतलब फंस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया गया एंजाइम की एक्टिविटी को समझाने के लिए और बताया गया लॉक एंड की हाइपोथेसिस। बताया गया मिस्टर कि दुनिया का सारा एंजाइम सारे सबस्ट्रेट पे काम नहीं करता है, कुछ स्पेशल एंजाइम है जो स्पेशल सबस्ट्रेट पे काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। हमारे माउथ में ना स्टार्च होता है जो कि हम लोग फूड से लेते हैं स्टार्च, और ये जो स्टार्च है ना आपको पता है कि सलाइवरी अमाइलेज, क्या सलाइवरी अमाइलेज क्या है जी, तो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो पीएच कितना, जो पीएच 6.8 पर काम करता है। ये 11 के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो अब ये सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो फूड के साथ जो हमारे माउथ में गया है, अरे स्टार्च फूड में प्रेजेंट होता है ना। yes, sir. अभी इंजेक्शन के टाइम में हम फूड को लिए अपने माउथ में, तो अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है किस में, माल्टोज में, कन्वर्ट कर देता है माउथ में, माल्टोज में स्टार्च को। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये तो स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, स्टार्च के लिए। अब अगर स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज के अलावा अगर कोई हम एंजाइम लेंगे तो क्या डाइजेशन होगा? नो सर, होगा डाइजेशन? कभी जिंदगी में डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जैसे मान के लिए हम पेप्सिन ले लिए या ट्रिप्सिन ले लिए, कोई दूसरा एंजाइम ले लिए शिवम, उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो एंजाइम स्टार्च पे जाने के बाद लॉक हो जाएगा। जैसे एक स्पेसिफिक चाबी से कोई स्पेसिफिक ताला खुलता है, उसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम से ना एक सबस्ट्रेट रिएक्ट कर पाता है। और हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दे रहे, कभी भी कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और कभी भी एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है क्या, इन पॉल्यूटेड एयर। अगर हम पॉल्यूटेड एयर की बात करें तो पॉल्यूटेड एयर में बेसिकली दो चीज़ होगा। क्या चीज़ होगा, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जैसा कि हमको पता है कि पॉल्यूटेड एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, बढ़ा हुआ रहता है। हाँ वही कह ले। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना, मतलब हम लोग सांस लेते हैं, तो एयर के साथ साथ लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स में चला जाता है। और वो होता है क्या, लंग्स का जो एल्विलाई होता है, एल्विली होता है ना जी, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए ऑक्सीजन को, और हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। वजह जानते हो क्यों? वजह बस एक है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। तो उस परिस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया, तो जिसकी वजह से क्या कर देता है कि वो हीमोग्लोबिन के एक्शन को स्लो कर देता है। जहाँ जाना चाहिए था ऑक्सीजन, अब जैसे मान के चलो कि कोई रिक्शा वाला है, उसको पैसेंजर को बैठाना था, पैसेंजर को बैठा लेगा तो रिक्शा वाला ईमानदारी से काफ़ी तेज़ रिक्शा को भगाएगा, आगे ले जाएगा। लेकिन पैसेंजर बैठने के बजाय कोई नेगेटिव आदमी बैठ गया, समझ लो ना मेरी बात, ऐसा आदमी बैठ गया जो रिक्शा वाले को पैसा नहीं देगा, उल्टा उसका नुकसान पहुंचा देगा। तो रिक्शा वाला क्या होगा, बीच रास्ते पर रिक्शा रोक देगा, बोलेगा आप उतरो यहाँ से। बात समझ लो ना, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। इसी को कहते हैं इनहिबिटर। तो हेलो लिसन, इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ों को इनहिबिट करे। इनहिबिट कहने का सेंस क्या, रोक दे। तो हीमोग्लोबिन के केस में ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। नहीं समझे आप मेरी बात?
वो इनहिबिट का काम करता है। इतना बात क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़े क्या? तो इनहिबिटर का एक ही मतलब हुआ पॉइजन, मतलब जो एंजाइम कैटालाइसिस को स्लो कर दे, जो एंजाइम कैटालाइसिस को क्या कर दे, समझ में आ गया ना? जो वहाँ पर कैटालाइसिस में पॉइजन था वो यहाँ पर एंजाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं प्रोमोटर। एंजाइम के लिए प्रोमोटर कौन होता है? तो याद रखिएगा एंजाइम के लिए प्रोमोटर होता है कौन? कोफैक्टर। क्या? कोफैक्टर। देखेंगे आप फॉर एंजाइम, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सारा बात दिया हुआ है। फॉर एंजाइम जो भी हम लिखा रहे हैं यहाँ पर, फॉर एंजाइम कोफैक्टर को, देखो कोफैक्टर कैसे लिखना है? कोफैक्टर हम लोग को ऐसे लिखना है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम कोफैक्टर, फॉर एंजाइम कोफैक्टर एक्ट एज ए प्रोमोटर। याद रखना हम लोगों के एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे क्या करता है, वर्क करता है। जैसे एक पर्टिकुलर चाबी से एक पर्टिकुलर ताला खुलता है। बात क्लियर हुआ ना? दैट इज कॉल्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, एक मामूली सा एग्जांपल जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मान लो कि ये कोई सबस्ट्रेट है। अब एक सबस्ट्रेट आपको बनाएंगे। अच्छा तुम लोग कभी ताला खोले हो? बोलो। ताला खोले होगे तो चाबी का जैसा कट बना रहता है ना, अंदर में बहुत सही आपको कट मिलेगा। उसी में चाबी आकर क्या होता है, फिट होता है, खट से क्या होता है, खुल जाता है। तो अब देखो लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या होगा। मान के चलो कि ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है। ये क्या है शिवम? नहीं ये सबस्ट्रेट है। अब देखो अब इसका जो चाबी होगा, इसका चाबी कैसा बना होगा? इसका चाबी का मुंह आपको ऐसा होगा। हाँ सर एग्जैक्टली। ये हो गया कैटलिस्ट। क्या? कैटलिस्ट। समझ में आया? अब देखो ये मेरा सबस्ट्रेट हो गया, इट मींस रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? जिसमें चेंज आए, जिसमें प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जो कुछ नया बनता है। ओके तो ये मेरा क्या है और ये क्या है, कैटलिस्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कैटलिस्ट इसी सबस्ट्रेट का है? तो ये पोर्शन इस पोर्शन में आकर क्या होगा, फिट होगा। क्या होगा? जैसे एक चाबी ताले में फिट हो जाता है, खट से खुल जाता है। तो जब ये फिट होगा ना सर, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो अब देखो तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार होगा। ये मेरा क्या है बोलिए? ये मेरा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इसको जल्दी से बना लीजिए तो शॉर्ट में स्टेप का पिक। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स बना है, अब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा ना तब प्रोडक्ट बनेगा। अभी कॉम्प्लेक्स बना है, अभी क्या बना है? तुम अपने मर्जी से कैसा भी पिक्चर समझ के बना सकते हो। इन हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, लिसन मेरी बात को सुनेंगे, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट कर जाता है अमोनिया में, तो प्रोडक्ट है ना। तो अब यहाँ में मेरा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? पी इज आवर व्हाट? प्रोडक्ट। पी तो हमारा प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा बोलिए? अब ये पी मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम क्या हो जाता है, आफ्टर द रिएक्शन बाहर निकल जाता है। तो जैसा एंजाइम पहले था बाद में भी एंजाइम, क्यों? क्योंकि एंजाइम कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और एंजाइम में फर्दर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये था आपको अल्फाबेटिकली हम इसको एंजाइम सबस्ट्रेट के बारे में आपको रिप्रेजेंटेशन किए, इसको भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। थैंक यू।